और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की पहली बायलैटरल टॉक्स आज होने वाली, आज मुलाकात होगी। जो बाइडेन पीएम मोदी की मुलाकात आज बेहद मायने रखती है और ये मुलाकात होनी है शाम 8:30 बजे। मोदी और जो बाइडेन की बैठक पहली बार होगी आमने सामने। ये मुलाकात भारत अमेरिका में द्विपक्षीय बैठक और इससे पहले जो सीईओ रहे हैं तमाम कंपनियों की, उनसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन दुनिया की निगाह है इस मुलाकात पे, क्योंकि दो ताकतवर देश जब भी पीएम मोदी जाते हैं अमेरिका और वहां के प्रमुख चेहरों से मुलाकात होती है तो उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। और यही वजह है कि इस खबर पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता के जरिए किन किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, इस पे हम सबकी निगाहें हैं। तो बाइडेन सरकार के आने के बाद आज पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत, उसके प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात हर लिहाज से अहम हो जाती है। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर सीधे जुड़ रहे हैं, अमेरिका से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, हर तस्वीर दिखा रहे हैं। अभिषेक, आज दो महाशक्तियों की मुलाकात होगी, इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले करीब 2 दिन से वॉशिंगटन डीसी में हैं, आज 2 बड़े जो उनकी बैठकें हैं उसमें हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन उनका होगा, एक जो बाइडेन के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति, और बाद में उसके बाद क्वाड समिट होगी। तो मैं वॉशिंगटन डीसी के हिसाब से कहूँ तो कल सुबह की बात है 11 बजे और जो बाइडेन के साथ समिट, और 2 बजे क्वाड समिट। बट जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि ऑलरेडी एक माहौल बन गया है। आज जब वो कमला हैरिस से यहाँ मिले, जो उपराष्ट्रपति हैं, हमें बताया गया कि उन्होंने अपने आप बिना कुछ कहे, ये जो पाकिस्तान कहता है कि भारत उकसा रहा है, ऐसा नहीं, उन्होंने खुद सुओ मोटो जिसे कहते हैं कहा कि जो आतंकवाद का मुद्दा है वो पाकिस्तान से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने जो किया हुआ है उसके कारण एक आतंकवाद का गढ़ बन गया है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। वो अफगानिस्तान भी नहीं कह रही थी, वो कह रही थी पाकिस्तान में ही आतंकवादी संगठन है और गढ़ बन गया है। और पाकिस्तान को ये देखना होगा कि उन आतंकवादी संगठनों से भारत को और अमेरिका को कोई आंच न आए। तो मैं समझता हूँ ये बिल्डअप है। और भी मुद्दे हैं आतंकवाद के अलावा, चीन का विस्तारवाद का मुद्दा है, उसके अलावा जो हमारे आर्थिक रिश्ते हैं उनके बारे में, और भारत और अमेरिका मिलके क्या कर सकते हैं, वो सब चर्चा होगी। बिल्कुल अभिषेक जी, कमला हैरिस से जो बातचीत हुई है उसके जरिए अमेरिका का रुख पता चल चुका है कि जो हमारी अगली बातचीत होनी है उसमें किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन हम आतंकवाद के मसले पर तो बात कर ही रहे हैं और पहले भी हमने कोशिश की है। कोरोना के हालात में आर्थिक मुद्दों पे बातचीत बहुत मायने रखती है। उस मुल्क के साथ जिसके साथ व्यापारिक संबंध अगर बेहतर हो तो और भी ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद होगा। जी रीमा, इनफैक्ट आपको दर्शकों ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने आते ही बैठकों का दौर शुरू किया, और उन्होंने जो बैठकें की कॉरपोरेट अमेरिका के साथ, उसमें बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज से उन्होंने मीटिंग करी। एक तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की कंपनी है बहुत बड़ी, वो भारत में आए और मैन्युफैक्चरिंग करे, तो उसका सुरक्षा से पूरा जुड़ा हुआ पूरा महकमा है। उसके अलावा क्वालकॉम और अडोबी के साथ जो उन्होंने बैठक करी, दोनों कंपनी वैसे भारत में मौजूद हैं, और दोनों के जो मुखिया थे, सीईओ, उन्होंने कहा, एक ने कहा कि भारत जो है बहुत ही तेज़ी से चलता हुआ देश है, दुनिया में सबसे तेज़ चलता हुआ देश है उनके दृष्टि से, उनकी कंपनी के हिसाब से। और दूसरे ने कहा कि भारत से ज़्यादा अच्छा अनुभव उन्हें कहीं मिलता नहीं है। तो एक जुड़ाव ऑलरेडी है, और प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि और भी रिश्ते मजबूत बने कॉरपोरेट अमेरिका से भी, क्योंकि वो निवेश लाएंगे और उसके कारण रोजगार बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ पूरी प्लानिंग से प्रधानमंत्री आए थे, हर सेक्शन से उन्होंने अपना एक कनेक्ट यहाँ पे किया है। उन्होंने मीटिंग करी है कॉरपोरेट अमेरिका के साथ। कमला हैरिस जो भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति हैं यहाँ, उनके साथ, और उनको न्योता दिया कि आप खुद, आपकी सफलता जो है उससे भारत के लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए आप आएँ भारत में और आपको वहाँ पे स्वागत किया जाएगा। उनके साथ उनके जो पति हैं उनको भी बुलाया गया है, बताया गया हमें। और अब जो सब निगाहें हैं वो ये कल यहाँ के हिसाब से जो बैठक 2 महत्वपूर्ण होंगी राष्ट्रपति के साथ, पूरे डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं। प्रधानमंत्री के साथ
विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे जो NSA हैं अजीत डोभाल वो भी होंगे, और राष्ट्रपति की तरफ से वहाँ अमेरिका की तरफ से संभावना है कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन वो भी हो सकते हैं, और उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सलिवन उनके वहाँ पे पूरी तरह से होने की बात है। तो बहुत ही विस्तार पूर्वक भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनके डिटेल में चर्चा के उनको भविष्य में कहाँ ले जाया जाए ये सब वहाँ कल होगा। बिल्कुल अभिषेक, ये भी समझना चाहेंगे जैसा कि आपने बताया भी कि जब कमला हैरिस से मुलाकात हुई तो एक इंडिकेशन मिला कि आखिर अमेरिकी सरकार सोचती क्या है पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर क्या आउटलुक रहने वाला है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से ये उनका तीसरे राष्ट्रपति के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होगा। इससे पहले बराक ओबामा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कुछ ऐसा ही हम जो बाइडेन के साथ देख पाएंगे। देखिए, जो भारत और अमेरिका के रिश्तों की जब बात आती है वो द्विपक्षीय संबंध जो है, भले ही यहाँ वॉशिंगटन DC में डेमोक्रेट या रिपब्लिकन सरकार हो, आप क्लिंटन के समय से देखिए, क्लिंटन आए और फिर जॉर्ज W. बुश जूनियर आए और फिर बराक ओबामा आए और ट्रंप आए और अब जो बाइडेन हैं। हमारी तरफ देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर मनमोहन सिंह थे और अब 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खुद के कार्यकाल में 3 राष्ट्रपति यहाँ बदल चुके हैं, पर संबंध अच्छे साल दर साल होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बाईपार्टिसान सपोर्ट है यहाँ वॉशिंगटन DC में कि भारत से संबंध अच्छे रखने चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी तो खुद, जैसा उस समय की बात है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ठंडा था, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे वीसा की थोड़ी समस्या थी, पर फिर भी जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने खुले दिल से बराक ओबामा को इनवाइट किया कि आप हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य मेहमान बन के आइए, और वो आए। तो ये रिश्ते जो हैं देशों के रिश्ते हैं, और प्रधानमंत्री ने उसमें पर्सनल टच लाके और जो डायस्पोरा से कनेक्ट किया था यहाँ, इस बार अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण वो संभव नहीं हो पाया कि एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय मूल के नागरिकों से यहाँ के मिल के, जो उनको प्रधानमंत्री हमेशा करते रहे हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन से लेके ह्यूस्टन तक, वो इस बार संभव नहीं हो पाया है। पर जहाँ तक सरकारों का संबंध है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका से हमारे सैन्य संबंध जो पहले नहीं थे वो अच्छे हुए हैं। अमेरिकी माल सामान, सैन्य सामान हमने बहुत ख़रीदा है, और हमने देखा किस तरह से हमारी सेना में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर दिखने लगे हैं वायुसेना में। उसके अलावा अमेरिकन हॉविट्जर गन्स दिखने लगी हैं जो पहले नहीं होती थी। और उससे भी बड़ी बात कि दो सेनाएं हैं उनके बीच में इंटर ऑपरेटिबिलिटी, कि आप एक दूसरे का बहुत कोऑर्डिनेशन करके एक साथ काम कर सकें, उसके बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, लेमुआ, कॉमकासा और बीका जैसे। तो मैं समझता हूँ कि इस बात की दोनों तरफ समझ है कि भारत और अमेरिका के अंदर एक कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, एक जो लाइक माइंडेडनेस ऑफ डेमोक्रेसीज है, लोकतंत्र के कारण एक दूसरे से जो एक किस्म की मानसिकता है उसको आगे ले जाने की और दृढ़ बनाने की ज़रूरत है। चीन के बारे में चर्चा होगी, चीन को कैसे टैकल किया जाए, जो दादागिरी है उसको कैसे टैकल किया जाए उसकी चर्चा होगी। पाकिस्तान का तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में ही, आतंकवाद के विषय में भी चर्चा होगी। तो अच्छा दिन कल निकलने वाला है भारत की कूटनीति के लिए। अभिषेक जी, एक बयान, हम एक स्टेटमेंट कमला हैरिस का सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, और फिर मैं चीन और पाकिस्तान के एक सवाल से आपके पास लौटूंगी, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि पीएम मोदी के वहां पे होने के मायने क्या हैं। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies.
अभिषेक जी, मेरा सवाल अब ये है, ये स्टेटमेंट सुनवाने के बाद मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आतंकवाद के मसले पे जब भी हम अमेरिका में खड़े होकर बात करते हैं तो जो हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क है उसको सबक मिलता है, सख्त संदेश मिलता है। वो अफगानिस्तान भी हो सकता है, वो पाकिस्तान भी हो सकता है। जब हम व्यापारिक मुद्दे पे, कॉर्पोरेट मुद्दे पे जब हम अमेरिका में खड़े होकर बात करते हैं तो चीन के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका और भारत के एक साथ मिलकर व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ाने का मतलब क्या है। मौजूदा वक्त में ये जो बातचीत होने वाली है उससे ये दोनों मुल्क कितने सख्ते में हैं और कितना खतरा महसूस करें, उस पर जरा फोकस कीजिए। देखिए, बात सिर्फ खतरा महसूस करने की नहीं है रीमा। बात यह है कि भारत और अमेरिका जब आते हैं, एक ऑप्टिक्स होते हैं, एक बड़े ताकतवर देश हैं दो, और एक्शनेबल अगर कोई निर्णय लेते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट की संभावना है, तो उससे एक मैसेज जाएगा कि आप अगर बाज नहीं आएंगे अपनी दादागिरी से, या आप अगर बाज नहीं आएंगे अपने आतंकवाद समर्थक जो रवैया है उससे, तो आपके अगेंस्ट कुछ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये अब जब एक तय हो गया है, अमेरिका की जो किरकिरी हुई है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो अगर दोनों देश मिलकर निर्णय लेते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक मैसेज जाए कि ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी बात होगी। और ऐसी आशा की जा रही है कि जब साफगोई से दोनों पक्ष बैठ के चर्चा करेंगे और कुछ इस तरह का निर्णय लेंगे कि एक्शनेबल और डिलीवरेबल डिसीजन लिया जाए, तो बात आगे बढ़ेगी। और चीन और पाकिस्तान को तो मिलने से ही संदेश जा रहा है, और जब इस तरह का निर्णय होगा तो और भी मजबूत एक संदेश जाएगा। बिल्कुल अभिषेक सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे जो हालात अभी बने हुए हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान अभी जो स्थिति अमेरिका की रही, अमेरिका के जाने के बाद चारों तरफ अमेरिका की निंदा हुई। ये कहा गया कि अमेरिका ऐसे मौके पर 20 सालों के संघर्ष के बाद छोड़ के गया जहां अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के हाथ में। तो ये भी एक अहम मुद्दा होगा चर्चा का। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट जो मैं बता रहा था, एक माहौल जो बन गया है, एक संदेश थोड़ा सा जो ऑलरेडी मिल गया है कि जो वॉशिंगटन डीसी में सरकार है उसके मन में क्या है, उसका विचार क्या है। तो आप आतंकवाद की जब चर्चा आज हुई प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच में, तो हमें बताया गया कि भारतीय पक्ष ने नहीं कहा कि आप पाकिस्तान का कुछ करिए या पाकिस्तान को देखिए या अफगानिस्तान में जो हो रहा है पाकिस्तान कर रहा है। उन्होंने खुद कहा कि हमें मालूम है ये सब पाकिस्तान कर रहा है, हमें मालूम है कि पाकिस्तान को हमें रोकने के लिए कुछ करना है, हमें मालूम है कि आतंकवाद के संगठन वही हैं, और पाकिस्तान को ये इंश्योर करना होगा कि वो आतंकवाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना बने। पाकिस्तान उसको जो कहें कि आयात करने की जो समस्या है पाकिस्तान की आतंकवाद को, वो करना बंद करे। पाकिस्तान आतंकवाद भारत में भी ना करे और पाकिस्तान आतंकवाद अमेरिका में भी ना करे। यानी कि मैसेज क्लियर था कि 9/11 जो हुआ था उसमें पाकिस्तान का कुछ हिस्सा शामिल ही था। कुछ लोग थे जो पाकिस्तान के जो टेरर नेटवर्क है उसकी मदद लेके आए थे और 9/11 करा था अमेरिका में। तो ये सब बातें हैं, और उसके और भी गहन चर्चा कल जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी उसमें होगा। और मैं समझता हूं कि जो मैं आशा कर रहा हूं कि, और जो माहौल है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, कि कुछ निर्णयात्मक कदम उठाने की बात जॉइंट स्टेट में आ सकती है। बिल्कुल, चूंकि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये हमारी अभी की कोशिश नहीं। अभिषेक जी, मुझे लगता है आप बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बता पाएंगे। ये हमारी पुरानी कोशिश रही है कि हम जब भी विश्व मंच पे होते हैं या जब भी ताकतवर मुल्कों के साथ या खासकर अमेरिका के साथ बात करते हैं तो आतंकवाद पे सबसे ज्यादा हम फोकस करते हैं। बीते 2 दिन के बयान को और स्टेटमेंट को मैं उठा लूं तो पाकिस्तान का रुख बदला हुआ है अफगानिस्तान को लेकर। वो ये कह रहा है कि मैं आगे चलकर डिसीजन ले सकता हूं। मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत होनी है उस बातचीत के बाद अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का रुख शायद बदलेगा। इसकी संभावना है क्या? देखिए, पाकिस्तान तो है, हमने देखा किस तरह से हर प्लेटफॉर्म पे और हर जगह वो इस बात को आगे कर रहा है कि किसी ना किसी तरह तालिबान को कहीं से पहले रिकॉग्निशन मिल जाए, और तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की सरकार का मुखिया उसको मान लिया जाए, उसका रखने वाला मान लिया जाए।
उसने सार्क में ये कोशिश करी, उसने यूनाइटेड नेशंस में ये कोशिश करी, चीन उसको पूरा पीछे से मदद कर रहा है। उसके अलावा वो जिन भी देशों से मिलता है उनसे बात करता है, बोलता है कि आप तालिबान को स्वीकार करें। पर देखिए कैसी बदमाशी है कि खुद हिम्मत नहीं हो रही है कि तालिबान की सरकार को वो अनाउंस कर दे कि स्वीकार करते हैं। कतर भी समस्या में है, कतर ने पूरा डायलॉग करवाया। अभी समस्या छोटी सी सिर्फ ये है जो मैं यहाँ समझाऊँ आके कि अमेरिका के काफ़ी नागरिक अभी वहाँ बसे हैं और अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं, उनके नागरिक अभी भी वहाँ अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक वो लोग सब बाहर नहीं आ जाते, कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने में अमेरिका या नेटो या उसके मित्र राष्ट्र थोड़ा मुश्किल में है। इसीलिए अभी वो पाकिस्तान को बहलाने फुसलाने की भी बात करते हैं। कल यहाँ पे हुआ है न्यूयॉर्क में, एंटोनी ब्लिंकन यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी से मिले और उन्होंने बोला कि बहुत धन्यवाद देते हैं कि पाकिस्तान मदद कर रहा है, पर वो सिर्फ इस बात के लिए है कि आप हमारे जो नागरिक हैं उनको सेफली बाहर ला दें, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, वो किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से और एक बात समझे, पाकिस्तान को कड़ा संदेश कैसे देना होता है, आप धिक्कार से भी दे सकते हैं। आज करीब 10 महीने हो गए राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन को कुर्सी संभाले हुए। उन्होंने 7 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करी है, जिसमें से कि 3 तो शिखर वार्ताएं हुई हैं। एक क्लाइमेट चेंज पे हुई है, एक G7 हुई है और एक क्वाड की वर्चुअल समिट जो मार्च महीने में हो गई थी वो हुई थी। और ये क्वाड की दूसरी इन पर्सन समिट हो रही है जिसमें न्योता देके बुलाया गया है। इस 10 महीने में जो बाइडेन ने इमरान खान से एक बार भी फोन तक पे बात नहीं करी है। तो ये तिरस्कार से भी पाकिस्तान को मैसेज तो जाता है कि भैया ठीक है, अभी हमारी उंगली दबी है, मजबूरी है कि हमारे नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हैं, पर हमें पता है आप वहाँ क्या बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तो मैसेज मिल गया है, पर जो मैं बात कह रहा था वो ये कि अगर ये जो शिखर वार्ता हमारी होती है इसमें कुछ एक्शनेबल बातों पर निर्णय होता है, निर्णयात्मक कार्रवाई के बारे में एक संदेश जाता है, तब मेरे ख्याल से पाकिस्तान थोड़ा और कांपेगा और मैं आशा करता हूं ऐसी शायद बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, जो रणनीतिक साझेदारी उसको मजबूत करने का ये प्रयास है और पारस्परिक हित के साथ अमेरिका और भारत साथ चल पाए वैश्विक मुद्दों को लेकर, इस पर पूरा फोकस रहने वाला है। और यूएनजे में जो 76वां सेशन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो उसमें इस पूरे यात्रा की एक झलक देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हर तस्वीर दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।